हाँ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो भैया माफ कर दो भैया, तुम्हारा आज जो संडे है वो हमने खराब कर दिया। बट कोई बात नहीं, सोचा संडे को लगा लेते हैं क्लास और तुम्हारा जो है सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है तुम्हारा। और एक काम करते हैं भैया, इस चैप्टर को जो है ना जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को जो है खत्म करेंगे हम। तो हेलो, वेलकम टू माय क्लास। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आज क्लास क्यों हुई है? अरे ऐसी लगा ली क्लास भाई, क्या दिक्कत है? आज क्लास लगा ली ऐसे ही। गलत किया क्या क्लास लगा ली? कि सर खेल रहे थे, संडे को भी चैन नहीं पड़ता आपको, सो जाए करिए, आपकी फैमिली नहीं है क्या? क्या करते हो सर हैं? संडे को थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। नहीं नहीं, आराम हराम है भाई, आराम नहीं होता मुझसे। पढ़ाई करो चुपचाप। बहुत ही दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, मजदूरी नहीं करवा रहे तुम तो, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम कर लेते हैं भैया, आज ही ले रहा हूं। देखो, अगले हफ्ते तक पूरा सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा, ठीक है। फिर बीच बीच में क्लास हुआ करेगी रिवीजन वाली, ले लिया करना। और वैसे भी तुम्हारे अमित भैया फिर कहाँ मिलेंगे तुम्हें, हैं? कहाँ मिलेंगे तुम्हें? 10वीं में फिर मुलाकात होगी, 3-4 महीने का तो गैप आ जाएगा ना यार। मिस नहीं करोगे क्या हमें? मिस नहीं करोगे? अच्छा 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 अच्छा। यार मुझे याद आती है तुम लोगों की भाई, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। चलिए चलिए, यार मजा बहुत आएगा यार सच में। मेरे को अभी भी याद है पहली जब क्लास हुई थी यार, इतना ज्यादा एक्साइटेड था मैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं। और अगले हफ्ते में हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। ऑल दो रिवीजन क्लासेस लगेंगी, बट फिर भी यार याद तो आएगी ना यार। अटैचमेंट्स हो जाते हैं भाई। हफ्ते में 2 या 3 बारी क्लास लगती है, संडे को भी क्लास लगती है, तो बुरा सा लगता है यार, अंदर से बहुत गंदा सा फील होता है कि यार आदत सी पड़ जाती है ना कि यार आज तो क्लास है ही नहीं, अरे भाई क्लास तो है ही नहीं, आज सिलेबस ही कंप्लीट हो गया। तो वो चीज काफी बुरी सी लगती है मेरे को, बहुत ज्यादा दुख होता है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर को खत्म करते हैं। इतना इमोशनल मत हो यार, क्या रुलाओगे क्या मेरे को यार, ये बताओ। रुलाओगे क्या आप? हाँ, रुलाओगे? ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक काम कर लेते, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उनको हम पढ़ेंगे। देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हमने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की है। मैं चाहता हूं कि पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैंने कोई भी टॉपिक छुड़वाए नहीं है, सारे टॉपिक्स लेके आया हूं मैं। लेकिन हां, हमें इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं एक तरीके से क्या करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो मैं करवा दूंगा इस चैप्टर में, ठीक है। क्लियर हुआ? बाकी इसके बाद आखिरी चैप्टर बचा हुआ आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या। वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको हम एक ही क्लास में कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक क्लास और लगेगी, उस क्लास में हम मैप करेंगे, मानचित्र। मे भी हो सकता है कि अगले संडे को एक क्लास और लगा लूं मैं, और वो क्लास जो होगी मैप वाली आखिरी क्लास होगी तुम्हारी। उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे काम करो, अब जहां पर देखो रोना धोना हो गया हो, ठीक है ना। क्लियर हुआ? हाँ, तो जल्दी से थम्स अप दे दो, जल्दी से थम्स अप दे दो फटाफट से। इस थम्स अप के साथ में हम अपनी प्यारी सी इस क्लास को जो है शुरू कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट से। अरे झूठ क्यों बोलूंगा यार मैं, क्यों झूठ बोलूंगा भाई? अब याद नहीं आती, याद आने के लिए मैं आंसू से रोऊं क्या, ये बताओ? वो तो सब नहीं होता मुझसे, अंदर ही अंदर रो लूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने तो नहीं रोऊंगा मैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो भैया हमने एक चैप्टर शुरू किया था और जिसमें हम किसकी बात कर रहे थे सर? ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने एक चैप्टर शुरू किया था, इस चैप्टर का नाम था लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स। और मैंने आपको इसमें बताया कि हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन हमने अपने अधिकारों के बारे में तो बात ही नहीं की। अरे भाई, एक लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश की हम बात करें तो जो उस लोकतांत्रिक देश का जो संविधान होता है वो अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार देता है, और इन अधिकारों से कहीं ना कहीं जो नागरिक होते हैं वो एक अच्छा जीवन जी पाते हैं, वो एक गरिमा के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ, गरिमा के साथ एक एक तरीके से समाज में सर उठाकर जी पाते हैं। अगर शायद उनको ये अधिकार ना दिए जाएं तो शायद वो नहीं जी पाएंगे उस गरिमा के साथ में, वो नहीं जी पाएंगे। और यही अधिकारों के बारे में जो हम बात करेंगे, और यही यही अधिकारों की हम बात कर रहे थे कि ये अधिकार जरूरी क्यों है।
तो उन सारी चीजों के बारे में हमने बात की। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो आप देखोगे हमने अलग अलग उदाहरण देखे सर। ये चैप्टर की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि हमने एक तरीके से बात की, किस तरीके से हमने अलग अलग पहले चैप्टरों के बारे में बात कर ली, फिर हमने जाना कि भैया अधिकार कितने ज्यादा जरूरी हैं, अधिकारों का अर्थ क्या होता है, उसको हम आज समझेंगे। फिर मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक नहीं एक्चुअली 3-4 उदाहरण दिए थे, और इन उदाहरणों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा हो सकता है। और जो पहला मैंने उदाहरण दिया था वो मैंने अमेरिका में एक जेल थी जिसका नाम था ग्वांतनामो जेल। इस ग्वांतनामो जेलों में आप देखोगे किस तरीके से मानवों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया, किस तरीके से बहुत सारे 600 से ज्यादा जो निर्दोष लोग थे इनको बिना मतलब बिना किसी सबूत के अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और इनके साथ बहुत बुरा जो है बर्ताव किया गया। ये यहां पर दिखाया गया कि भाई मानवों के पास अगर अधिकार ना हो तो शायद उनके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद आप देखोगे मैंने किसकी बात की भाई, आप देखोगे मैंने किसकी बात की भाई। इतनी चीजें क्लियर होगी ना, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट से जल्दी से बता दो। हाँ, फिर मैंने आपको याद हो मैंने कोसोवो की बात की थी सर। कोसोवो में भी आपको यही देखने को मिलेगा। कोसोवो में तो लोकतांत्रिक सरकार होने के बाद भी वहां पर जो सर्ब लोग थे, सर्बेरियन लोग जो थे, उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने अल्बेनियन लोगों के साथ में बहुत बुरा किया। यहां पर भी आपको यहां पर अधिकारों का जो है एक तरीके से उल्लंघन होते हुए दिखेगा। उसके बाद फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया था सर, उसके बाद आप देखोगे मैंने आपको उदाहरण दिया था किसके बारे में, उसके बाद मैंने आपको उदाहरण दिया था सऊदी अरेबिया के बारे में कि वहां पर अभी भी औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इतने सारे उदाहरण मैंने आपको दिए थे और मैंने फिर आपको बताया था कि अधिकार ना हो तो अधिकारों के बिना जो जीवन है वो कैसा होगा। आज हम बात करेंगे अधिकारों के बारे में, आज हम लोकतंत्र में अधिकारों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से बता दीजिए इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ। ये हमारा रिवीजन हो गया सर, क्या हो गया सर, ये हमारा जो है आप देखोगे ये हमारा रिवीजन हो चुका है सर। ये हमारा रिवीजन हो चुका है सर, ठीक है ना। हाँ, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, आप देखोगे अब हम लोकतंत्र में अधिकारों के बारे में बात करेंगे। अधिकार होते क्या है इनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या है अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार का मतलब क्या होता है, और जो भी हमारे पास हमारे संविधान ने जो भी अलग अलग अधिकार दे रखे हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, उन सारे ही अधिकारों के बारे में आज हम बात करेंगे। समझ में आया या नहीं आया, बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, क्लियर है ना। चलिए तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। मैप की क्लास होगी, बिल्कुल होगी सर, बेटा क्यों नहीं होगी। मैप आखिरी जो क्लास होगी आपकी वो मानचित्र की होगी, जिसमें मैं डिटेल में मानचित्र पढ़ाऊंगा। चिंता मत करो, एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं मैं, एक एक चीज मतलब एक एक चीज, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं भाई, अब हम काम कर लेते हैं। हाँ ये सारा तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी अगर मैं बात करूं, हाँ ये भी हो गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अधिकारों के बारे में, अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बहुत ही मजा आएगा। धीरे धीरे आपको सुनना है, मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा और कोई भी आपको जो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हर एक चीज को बहुत ही सिंपल सहज तरीके से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। बेटा वीडियो कॉल मैं अगली क्लास में पक्का करूंगा। देखो आज संडे है बेटा, आज संडे है, और फिर आप कहोगे सर डेली ऐसे ही बोल देते हो, कोई बात नहीं, काम करूंगा। जब एक काम करते हैं, वीडियो कॉल तभी होगी जब आखिरी क्लास होगी। तो जब अगले संडे को मैं आखिरी क्लास लूंगा तो वो आखिरी वीडियो एक तरीके से वहां पर हम जो है वीडियो कॉल पर बात करेंगे, ठीक है ना। आज बेटा हो ही नहीं सकता, आज तो मैंने खुद क्लास शुरू किया भाई। एक बात तो आज वीडियो कॉल कैसे करूं, आज नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी वीडियो कॉल में पता दिक्कत क्या होती है, वीडियो कॉल में किसी को कॉल जाती है, किसी को कॉल नहीं जाती। जो बच्चा बोल रहा है वीडियो कॉल करो, उसको कॉल नहीं की तो वो बुरा मान जाएगा। अब उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर सीन ऐसा है कि उसमें कुछ ग्लिच आता है, हर किसी के पास वीडियो कॉल नहीं जाती, इसलिए मैं किसी को वीडियो कॉल करता ही नहीं हूं भाई। बुराई भलाई होंगी कि सर बहुत बुरे हैं, हमें तो वीडियो कॉल की नहीं। अरे भैया सर ने वीडियो कॉल नहीं की, तुम्हारे पास वीडियो कॉल पहुंची ही नहीं, तो वीडियो कॉल मैं करने को अवॉइड करता हूं। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं, थोड़ा है ना, थोड़ा पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब ध्यान से सुन लो, फालतू की बातें नहीं करनी, थोड़ा सा पढ़ लो। जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे उतना ही तुम्हारा ज्यादा टाइम होगा। अभी 1 घंटे में पढ़ के खत्म कर देंगे इसको, 1 घंटा भी ज्यादा बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोकतंत्र में अधिकार। एक लोकतांत्रिक देश में अधिकार क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अच्छा सबसे पहले यहां पे अधिकार बताया गया, अधिकार है क्या। अधिकार का यहां पे बताया गया है कि अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से एक दावा है। दावा क्या होता है कि किसी फलाने ने दावा किया है कि ऐसा हो रहा है, यानी कि आप कोई सामने वाले से चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो
कि ये तो हम क्या है, ये तो हमें हमारे पास होना ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अधिकार क्या कर रहे हो, अधिकार जो है कहीं ना कहीं जब आप किसी व्यक्ति से, आप अपने समाज से और आप अपनी सरकार से कुछ दावा कर रहे हो कि ये चीज तो हमारे पास होनी ही होनी चाहिए, वो हमारे अधिकार है। अधिकार की अगर आप परिभाषा देखोगे तो अधिकार है क्या सर? अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के उचित दावे हैं। यानी कि जो अधिकार आप मांग रहे हो, आप जो जिन अधिकारों की बात कर रहे हो, वो हमारे समाज ने इसको मान्यता प्राप्त की है। भाई कोई एक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से बाहर घूम सकता है, हर व्यक्ति के पास समानता है, हर व्यक्ति गरिमा के साथ निष्ठा के साथ जिएगा, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने आप को सामने वाले से स्पष्ट, अपने आप को एक स्पष्ट रूप से रखने की आजादी है, जिसको हम अभिव्यक्ति की आजादी बोलते हैं। शिक्षा की आजादी है। तो कहीं ना कहीं अधिकार क्या है सर? अधिकार वो है जो आपने क्या किया, जो आपने समाज द्वारा जो है, हमारा जो समाज है, समाज के द्वारा जो है इनको मान्यता प्राप्त है। हमारा समाज भी बोल रहा है, हमारा समाज क्या होता है, समाज कैसे बनता है सर? समाज हमारे लोगों से ही बनता है, लोगों का जो समूह है होता है, इसको हम समाज बोलते हैं। जब सब साथ में रह रहे हैं, एक समाज की उत्पत्ति होती है। तो यह अधिकार वो है जिसको एक तरीके से आप देखोगे हमारा समाज भी बोल रहा है कि हां ये होने चाहिए। हमारा जो समाज है वो इसको मान्यता प्राप्त कहां से मिल रहा है? समाज से मिल रहा है। मान्यता प्राप्त कहां से मिल रही है? समाज से। और ना सिर्फ समाज से मान्यता प्राप्त है, बल्कि हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, उसने भी इस चीज को स्वीकृत किया है, उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये अधिकार तो होने ही होने चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो कुछ दावा कर रहा है कि भाई हमारे पास ये होना चाहिए, उसको समाज की स्वीकृति प्राप्त है, समाज की मान्यता प्राप्त है, कानून की मान्यता प्राप्त है, हमारे संविधान की मान्यता प्राप्त है। तो वो चीज क्या हो जाएगी सर? वो चीज उसके अधिकार हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमारा समाज भी ये चीज मानता है कि हर किसी के पास आजादी होनी चाहिए। कानून भी मुझे अधिकार दे रहा है, कानून भी बोल रहा है कि नहीं अधिकार होना चाहिए, और मेरी सरकार भी मुझे जो है अधिकार दे रही है, और मेरा संविधान भी मुझे अधिकार दे रहा है। तो ये जो दावा किया है मैंने कि मेरे पास मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इसको मुझे हर तरीके से कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से मुझे मान्यता प्राप्त हो चुकी है, और यही होता है हमारा क्या? अधिकार। अब मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि देखो ऐसा है, अब देखो जब बात आती है अधिकारों की, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं मान सकता कि सरकार मुझे नौकरी नहीं दे रही। तो भैया हमारे संविधान में इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं की है। समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि यार मेरा तो अधिकार है कि मुझे सरकार नौकरी दे, तो ऐसा कोई अधिकार लिखा ही नहीं है कानूनी रूप से। कोई भी कानूनी रूप से आपका अधिकार नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगी तो तुम सरकार पर केस कर दोगे कि अरे सरकार नौकरी नहीं दे रही। नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में जो जज है तुम्हें गरिया देगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। इसकी मान्यता प्राप्त कानूनी रूप से इसकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको किसी का काम, किसी की जॉब नहीं है कि आपको कोई नौकरी दे, है ना? किसी की ये एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं है कि आपको नौकरी दे, ये आपका अधिकार नहीं है। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, है ना? क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ। चलिए अब देखोगे हम सभी खुशी से रहते हैं, बिना डर के रहते हैं, बिना बह के रहते हैं, और एक तरीके से अब अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। हम में से सब कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? बहुत ही सिंपल सी जिंदगी जीना चाहते हैं कि हम खुशी रहें, हमारे पास खुशियां हो, हम खुश रहें, किसी के डर के साए में ना जिए, हम किसी के डर के साए में ना जिए। हम कोई डरा रहा हो, धमका रहा हो, तो ऐसी कोई जिंदगी है क्या? नहीं है जिंदगी। किसी से हम अपमानजनक व्यवहार ना करें, किसी की इंसल्ट ना करें, बेइज्जती ना करें, और वो सेम जो चीजें हम सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं। भाई एक बात बताओ, तुम जब किसी सामने वाले से उल्टा सीधा नहीं बोलते, तो तुम सामने वाले से यही तो एक्सपेक्ट करते हो ना कि सामने वाला भी आपसे अच्छे से बात करे। समझ रहे हो ना? आपने देखा है लड़ाई किन लोगों की होती है? बदतमीज लोगों की होती है, कि तुम सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हो और वो तुम्हारी इंसल्ट करे जा रहा है। यहां पर लड़ाई होती है ना। हाँ, तो समझो यहां पे कि लोग जो है वो खुशी से जीना चाहते हैं, बिना डर के जीना चाहते हैं, गरिमा के साथ जो है अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और इसके लिए आप देखोगे हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, और ऐसे हम क्या करते हैं, हम भी सेम ऐसा ही सामने वाले से व्यवहार करते हैं ताकि वो भी हमसे अच्छे से बात करे। एक तरीके से यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई सामने वाले से हम अच्छे से बात कर रहे हैं और हम भी सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हैं, और सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात कर रहा है, और ये एक तरीके से, है ना, आपसी एक तरीके से समझ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए
जिससे हमें कोई नुकसान ना हो और कोई कष्ट ना पहुंचे। ये एकदम बहुत नॉर्मल चीज है सर। ठीक है सर। अच्छा, आप देखोगे, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई? चलो ठीक है, एक चीज और देख लूं मैं, कुछ रह तो नहीं गया? बस तुम्हारी किताब में देख देख के पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा रुक जाओ बस। ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ चलो, क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आई होप आपको अधिकारों का मतलब जो समझ में आ गया होगा। अधिकारों का सिंपल सा मतलब यह है कि आप दावा कर रहे हो सरकार से और जो उचित है। अब यहां पे समझो थोड़ा सा कि आप कुछ भी दावा नहीं कर सकते सर, आप कुछ भी दावा नहीं कर सकते। अब जैसे हम बात करें, जो हमने एग्जाम्पल देखा कोसोवो का, कोसोवो में क्या हुआ सर? कोसोवो में क्या हुआ? क्या हुआ कोसोवो में? कोसोवो में यह हुआ कि वहां पर जो सर्बियाई लोग थे, इन्होंने अपना शासन करना शुरू कर दिया। अब सर्बियाई लोग ये दावा नहीं कर सकते कि यहां पर जो अल्बेनियाई लोग हैं ये नहीं रह सकते। ऐसा देखो, जो आप दावा कर रहे हो सर, वो उचित होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जिसमें किसी सामने वाले को नुकसान ना पहुंचे। जैसे मैंने बात की किसके बारे में? जैसे मैंने बात की कोसोवो के बारे में, जहां पर सर्बियाई लोग जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी सरकार बना ली भाई, और यहां पे बोला कि अल्बेनियाई लोग जो हैं वो खाली करके चले जाएं, छोड़ के चले जाएं। अब ये अधिकारों में आएगा? अधिकारों में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा अधिकारों में। तो आप यहां की मतलब यह है कि आप हर चीज का दावा नहीं कर सकते। किसी चीज का दावा करने लगोगे भैया हमको ये चाहिए कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं ये छोड़ के चले जाएं देश, इनको मार डालो, कत्ल कर दो इनका। नहीं कर सकते ऐसे। यानी कि आप देखोगे कि जो ये दावे आप कर रहे हो, इनसे सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? चलिए, आप देखोगे हम कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उसमें पूरे समाज में भी देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी दावा किया तो वो आपका अधिकार बन गया, नहीं। उसको पहले पूरे समाज से स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। आप सोच के देखो, तुम किसी का कत्ल कर दो और बोलो ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा दावा है। तुम किसी को मार डालो, तुम किसी घर में चोरी कर दो तो बोलो कि चोरी करना तो हमारा अधिकार है सर, नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो ना, तुम समाज में किसी से भी पूछ लो जाके कि अरे चोरी करना अधिकार होना चाहिए, तुम्हें गाली देके भगा देंगे कि कैसी बातें कर रहे हो, चोरी करना गलत बात है। अब तुम ये बोलो चोरी करना तो सर हमारा अधिकार है, तो कहीं ना कहीं समाज की भी स्वीकृति होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए सर, है ना? क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। अब देखोगे हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। आप समझो कि हर एक समाज की हम बात करें, वहां पर अगर आपको ठीक से रहना है, आपको एक आचरण में रहना है, एक तरीके से, है ना, ठीक से रहना है, वहां पे हर एक सिटीजन जो है अच्छे से रह सके, खुशहाली से रह सके, तो वहां पर आपको कुछ नियम कानून जो है मानने पड़ते हैं। और ये जो कायदे कानून जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सिंपल सी बात है, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो चोरी करना गलत बात है, तुम किसी का कत्ल कर दोगे, तुम किसी को मार दोगे, गलत बात है, तुम किसी से बदतमीजी से बात करोगे, थप्पड़ अप्पड़ मार दोगे किसी को, वो भी गलत बात है। तो ये जो हम समाज में, ये सब क्या है सर? ये हमारे आचरण का ही तो हिस्सा है। चोरी करना एक अच्छा आचरण है? आप बताओ, एक अच्छी आदत है चोरी करना? बड़ों से बदतमीजी से बात करना एक अच्छा आचरण है, बुरा आचरण है? अच्छा आचरण है, सॉरी बुरा आचरण है, सॉरी बुरा आचरण है, ठीक है ना? हाँ, तो बड़ों से बदतमीजी से बात करोगे तो वो क्या है सर? बुरा आचरण है, गंदी चीज है। तो ये सब हमारे समाज ने बनाया है, और कहीं ना कहीं जो कानून बनते हैं, जो कायदे कानून बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी हिसाब से बनते हैं सर, वो भी इसी हिसाब से बनते हैं। क्लियर हुआ? समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। अब हमारा जो पूरा समाज है, हमारा जो पूरा समाज है, इसने इसने अपने आचरणों के आधार पर, अपने आचरणों के आधार पर आप देखोगे कि कुछ अधिकार दे रखे हैं, वो हम सबके अधिकार है कि भाई हमारे समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हमारे समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो ये सारे अधिकार जो हैं पूरे समाज को, हर एक नागरिक को मिले हुए हैं। और आप देखोगे इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदल जाती है। और समझो, याद रखो कि हर जगह, मान के चलो पूरी, अगर मैं दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया की मैं बात करूं, तो आप देखोगे यहां पे इसलिए बोला गया कि हर जगह आपको क्या मिलता है? हर जगह आपको समाज अलग मिलेगा। जब हर जगह आपको समाज अलग मिलेगा, इसलिए आप देखोगे कि हर जगह आपको अधिकारों की अवधारणा जो है वो भी आपको अलग अलग दिखाई देती है। यहां पर यही बोला गया है। तो हर जगह का समाज अलग है, हर जगह की संस्कृति अलग है,
इसलिए आप देखोगे कि हर जगह कानून भी एक जैसा नहीं होता। आप अलग अलग विश्व के अलग अलग देश में चले जाओ, अलग अलग देश में चले जाओ, और विश्व के आप अलग अलग देश में जाओगे तो वहां पर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में एक जैसे अधिकार चल रहे हैं। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर एक जैसे अधिकार चलते हैं, नहीं चलते। हर जगह जो है अधिकारों का मानना जो है, क्योंकि हर जगह समाज अलग है, तो हर जगह जो हमारे अधिकार हैं इनकी अवधारणा भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पे देखो एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहां पे बोला गया है कि आज से अगर 200 साल पहले आप ये बात बोलते कि औरतों को जो है वोटिंग अधिकार देने चाहिए, आज से अगर आप 200 साल पहले बोलते, 300 साल पहले, कि औरतों के पास भी मताधिकार होने चाहिए, तो शायद सब लोग तुम पर हंसते। आप कहोगे सर क्यों हंसते? क्योंकि उस टाइम पर औरतों को बहुत साइडलाइन किया जाता था, महिलाओं को बहुत ज्यादा साइडलाइन किया जाता था सर, उनकी वैल्यू नहीं की जाती थी। लेकिन आज आप देखो, आज जब सऊदी अरेबिया की औरतों के पास वोटिंग अधिकार नहीं है, तो ये कितना गलत सुनाई देता है, कितना गलत जो है लगता है सुनने में कि भाई बताओ उनकी औरतों के पास वोटिंग अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश में वोटिंग अधिकार है। तो समझो कि अधिकारों की अवधारणा समय के साथ साथ बदल जाती है। शायद 200 साल पहले अलग कल्चर था, 200 साल पहले जो हमारा समाज था वो अलग टाइप का था, तो 200 साल पहले वो हमारा जो समाज था वो नहीं चाहता था कि औरतों को वोटिंग अधिकार मिले, तो उस टाइम पर ये बात बहुत अलग थी कि भाई औरतों के पास भी वोटिंग अधिकार होने चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज जो है वो बदल चुका है और आज समय भी बदल चुका है। तभी यहां पे बोला जा रहा है कि अधिकारों की अवधारणा समय के अनुसार बदल जाती है, समय के अनुसार, और आप देखोगे जगह के अनुसार बदल जाती है। और आज देखो, आज आप सोच के देखो कि किसी के पास वोटिंग अधिकार नहीं है तो ये सुनने में कितना गलत लगता है, लेकिन आज से 200 साल पहले नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि 200 साल पहले जो समाज था वो बहुत पुराना समाज था, बहुत पुराना, बहुत ही रूढ़वादी समाज था। आज जो समाज है बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो यहां पर यही जो है यहां पर बकैती काटी गई है, इतनी ज्यादा थ्योरी जो यहां पर बताई गई है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ, फिर यहां पे बोला गया है कि भाई लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को अच्छे सुचारू रूप से चलने के लिए आप देखोगे कि हमें अधिकारों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये अधिकार ऐसे होने चाहिए जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, जिसको सर क्या हो, जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, और क्या हो सर, जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज ये है कि जिसको समाज की स्वीकृति हो, एक्सेप्टेंस हो। क्लियर हुआ? समाज भी उस चीज को माने कि वो ये एक दावा बिल्कुल सही दावा है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, फोन कहां गया भाई मेरा? हाँ ठीक है ठीक है। अब यहां पे बोला क्या जा रहा है सर? यहां पे बोला क्या जा रहा है, हाँ, जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं उनके पास क्या होने चाहिए सर? उनके पास राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। राजनीतिक अधिकारों का मतलब क्या? कि यहां पर राजनीतिक अधिकारों का मतलब है कि जो भी सरकार बन रही है, चुन रही है, उसमें पूरी भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। एकदम एक तरीके से मताधिकार की बात की जा रही है। राजनीतिक अधिकार मतलब मताधिकार की, सरकार में भाग लेना, वोट डालना, ये सब क्या है सर? ये सब एक तरीके से राजनीतिक अधिकार है। क्लियर हुआ ना? आप देखोगे नागरिकों के पास राजनीतिक अधिकार होने चाहिए क्योंकि सरकार बनाने में भाग लेना आवश्यक है, जिसकी नीतियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करती हैं। क्योंकि समझो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे मैं बात करूं राजनीतिक अधिकारों के बारे में, ये अधिकार क्या है सर? ये अधिकार सिंपल से हैं कि आपको जो है लोगों को वोटिंग अधिकार देना चाहिए, मताधिकार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग तुम्हें चुन रहे हैं, बाद में जिनको तुम चुनकर भेजोगे, जो तुम्हारे प्रतिनिधि हैं, जो वो निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय तुम पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से असर डालेंगे। अरे भैया, नोटबंदी हुई थी तो किसने की थी? सरकार ने की थी ना, हाँ या ना? और सरकार को चुना किसने था? तुमने चुना था। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ये निर्णय कौन लेता? सरकार लेती है। जिसको किसने चुना है? तुमने चुना है। तो समझो कि यहां पर लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है, लोगों के पास राजनीतिक अधिकार भी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देखोगे राय व्यक्त करना, राजनीतिक दल बनाना, अपनी राय, मतलब यहां पे राय व्यक्त करने का मतलब यह है कि जो आप अपनी राय, जो अपना ओपिनियन देना चाहते हो, जो अपनी कहानी जो है साझा करना चाहते हो, एक तरीके से इसको बोलते हैं हम अभिव्यक्ति की आजादी, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना सामने वाले के सामने। तो अपने आपको व्यक्त करना, अलग अलग राजनीतिक दल बनाना, है ना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, ये सारे के सारे अधिकार हैं। ये भी अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता देते हैं। अब इसी के बारे में हम जो बात करेंगे। अधिकार जो है अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से बचाते हैं। अब समझो हमारे देश में आपको बहुत सारे समुदाय ऐसे मिलेंगे जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स भी आते हैं अल्पसंख्यक में। क्लियर हुआ ना? हाँ, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, ऐसे देशों में जहां पर अल्पसंख्यक होते हैं उन पर हमेशा उत्पीड़न का खतरा मंडराता है कि कहीं बहुसंख्यक के जो लोग हैं इनका कहीं उत्पीड़न ना करें, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो लोग इनका उत्पीड़न ना करें।
तो कहीं ना कहीं उससे बचाने के लिए हमारे उनको भी अधिकार दिए गए, अल्पसंख्यकों को भी बहुत सारे हमारे अधिकार दिए गए हैं। और इसी के बारे में हम जो बात करेंगे। अब हम जो है थोड़ा सा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं आपको, जब आप पैदा हुए तो वो जो अधिकार है, ये जो दावे हैं, वो आपके साथ ही होके आते हैं। आप भी इन अधिकारों का फायदा उठा सकते हो। हमारे देश का हर एक नागरिक जो है वो इन संवैधानिक, ये हमारे जो एक तरीके से फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो है, इसका फायदा हर कोई उठा सकता है। इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। पूरा देश में किसी की ताकत नहीं है जो इन अधिकारों को आपसे छीन पाए। इन्हीं अधिकारों के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बता दो, एक बार ही बता दीजिए, इतनी चीजें क्लियर हुई हैं आपको या नहीं हुई? डाउट स्लाइड नहीं आ रही है? कोई बेटा टेक्निकल इशू आ गया होगा, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होंगे तो वो तुम इधर ही लिख देना, मैं देख लूंगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताइए जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई तुम्हें? इतनी चीजें क्लियर हुई तुम्हें या नहीं हुई? बताइए फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आगे चले, हम आगे चले, आगे चले, चलो, बहुत ही बात बढ़िया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की, हम बात करें, हमारा जो संविधान है जो पूरे देश को चलाता है, इस संविधान ने क्या किया है? भारतीय संविधान ने नागरिकों के सभी अधिकारों का जो है प्रावधान रखा है। हमारा जो संविधान है उसको भी पता था भाई कि हमारे देश में जो नागरिक हैं इनके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए ताकि इनका कोई उत्पीड़न ना कर सके। चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, चाहे वो नागरिक अधिकार हो, हर एक तरह के अधिकार जो हमारे संविधान ने अपने देश के नागरिकों को दे रखे हैं। और देश के जो नागरिक हैं वो इन सभी अधिकारों का समान रूप से आनंद लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कम अधिकार मिले हैं तो किसी को ज्यादा अधिकार मिले हैं। सभी को जो है बराबर अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो अधिकार मुझे मिले हैं मुझे थोड़े कम मिले हैं, सामने वाले को अधिकार थोड़े ज्यादा मिले, ऐसा नहीं होता। अधिकार जो है वो सबको बराबर दिए गए हमारे संविधान ने, क्योंकि हर नागरिक जो है संविधान की नजरों में, कानून की नजरों में बराबर है। सर पहली बात तो ये हो गई, क्लियर हुआ? चलिए, अगर बोला गया है हालांकि कुछ अधिकार जो है हमारे जीवन के लिए मौलिक है। मतलब अब यहां पे समझो, ये बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन उनमें से भी आप देखोगे कुछ अधिकार जो है वो क्या है सर? मौलिक है। मौलिक का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, जो कि होने ही होने चाहिए, जो कि ऐसे हैं कि अगर ये ना ही है तो फिर तो कुछ है ही नहीं। और उन्हें एक तरीके से संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। इनको क्या बोला गया? इनको मौलिक अधिकार बोला गया। क्या बोला गया है सर? इनको एक तरीके से मौलिक अधिकार बोला गया है सर। इनको मौलिक अधिकार बोला गया है। इन अधिकारों को क्या बोला गया है? मौलिक अधिकार बोला गया है। मौलिक अधिकार बोला गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इन मौलिक अधिकारों के बारे में हम जो है बात करेंगे। आप देखोगे उदाहरण की यहां पर बात की जा रही है। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया। जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं, इनके जो अधिकार हैं, और कुछ ऐसे अधिकार जो कि इतने बेसिक हैं कि ये तो होने ही होने चाहिए। मतलब जब आप पैदा हुए तो आपके साथ ही आएंगे राइट। इन्हीं को हमने मौलिक अधिकारों के रूप में देखा है। और इसका अर्थ है कि अधिकार अनुलंघनीय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसे अधिकार हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। अगर ये अधिकार नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर लोकतंत्र खतरे में है। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ है ना? फटाफट से बोलो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? जल्दी से बताइए फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई? जल्दी से बोलिए फटाफट से। सारी चीजें कवर है या नहीं है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्लियर हुआ? हां, तो ये जो अधिकार है वो एक तरीके से कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये आपके पास है। मतलब ये आप आए ऐसे, वो आपके साथ ही चलते रहेंगे। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ चलेंगे। सर अनुलंघनीय का, बेटा अनुलंघनीय का मतलब यह है कि ऐसे अधिकार जो आपसे छीने ही नहीं जा सकते, जो आपसे अलग ही नहीं हो सकते, जिसको कोई आपको देने से मना नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं अनुलंघनीय।
ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अनुलग्नीय बोलते हैं। क्लियर हुआ ना, हाँ, एक एक शब्द का मतलब होता है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। अब ये अधिकार क्या है सर, तो यहां पर 6 मौलिक अधिकार हैं सर। समझो थोड़ा सा, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक मौलिक अधिकार को हमने संवैधानिक अधिकार बना दिया है, और वो अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था ना हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को आज हम मौलिक अधिकार नहीं मानते, पहले मानते थे। फिर आप देखोगे केस हुआ था केशवानंद भारती केस, उसके बाद आप देखोगे जो डिसीजन आया था हमारे सुप्रीम कोर्ट का, तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो अब एक तरीके से मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्या है सर, वो क्या है सर, वो एक तरीके से अब संवैधानिक अधिकार है। आप एक तरीके से कोर्ट कचहरी में जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, मौलिक अधिकार नहीं है वो। क्योंकि समझो कि जब हम आजाद हुए थे तो सरकार को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना था, सरकार को विकास करना था, विकास के लिए सरकार को जमीनें चाहिए थी, जमीनें चाहिए थी भाई। अब जमीन का सरकार को अधिग्रहण तो करना पड़ेगा ना बॉस। अब जब डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनवानी है, हॉस्पिटल बनवाने हैं, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए सर, उसके लिए जो है जमीनें चाहिए। अब जमीन किसके पास थी उस टाइम पे, बहुत सारे जो जमींदार है उनके पास थी। तो जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो जैसे ही सरकार किसानों के पास जाती थी जमीन लेने के लिए, वैसे ही किसान सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, अरे देखो हमारी जो जमीन है सरकार छीन रही है, हमारा जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लंघन किया गया है। तो इससे दिक्कत यह आ रही थी कि विकास नहीं हो पा रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर अमेंडमेंट्स हुए, बदलाव किए गए संविधान में, और इस मौलिक अधिकार को संवैधानिक, इस जो मौलिक अधिकार जो था यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा, एक तरीके से आपका अधिकार है, और लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो आपको अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां पर समझो 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार, तो ये 6 आपको जो है अधिकार देखने को मिल जाते हैं। अब इन 6 अधिकारों के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बढ़िया, इन 6 अधिकारों के बारे में हम जो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार की हम बात करें तो आप देखोगे वैसे टोटल, है ना, हमारा जो आर्टिकल की हम बात करें, आर्टिकल 14 से 35 तक जो भी दे रखे हैं ना, ये सारे क्या हैं सर, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। यहां पर इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में आपको सारे के सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दे रखे हैं आपको। अब इन फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, 14 से 35 के बीच में जो दे रखे हैं, इसकी अगर मैं बात करूं आपको, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको हमारे संविधान में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात, ठीक है सर। ये इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना तो क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर होगी। हाँ, एक चीज याद रखना, किस भाग में दे रखा है, तो हमारे संविधान के भाग 3 में आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक आप देखोगे आपको क्या दे रखे। वैसे तो देखो 12 और 13 ये दोनों जो अधिकार हैं ये आते तो हमारे मौलिक अधिकारों में से ही है, लेकिन एक्चुअल में हमारे अधिकार शुरू यहां से होते हैं 14 से 35 तक। भाग तीसरे भाग में ये अधिकार सारे लिखे हुए हैं। पहला जो अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है, तो भाई ये है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता के अधिकार में आप देखोगे आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, तो आप देखोगे कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार, है ना, अप्रष्टता, ये तो बहुत कठिन शब्द है, काम करो इसको काट दो, इसको लिख दो छुआछूत, है ना। अप्रष्टता का मतलब क्या होता है, छुआछूत, है ना, छुआछूत का उन्मूलन का मतलब होता है हटा देना। और फिर लास्ट में आता है उपाधियों का उन्मूलन। समझो थोड़ा सा, ये सारे जो अधिकार दे रखे हैं, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता, है ना, छुआछूत का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन, ये सारे अधिकार जो है हमें किसमें दे रखे हैं भाई, समानता के अधिकार में दे रखे हैं। पहली बात ये समझो समानता का अधिकार है क्या। समानता का अधिकार की हम बात करें तो आप देखोगे कि यहां पे बताया गया है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। कानून की नजरों में हम सब क्या हैं सर, हम सब बराबर हैं। पहली चीज क्या है, कानून के समक्ष जो है आप समान हो सर, कोई आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो तुम कोई झुग्गी झोपड़ी वाला हो। खैर ये सब कहने वाली बातें हैं, रियल में तुम्हें भी पता है क्या होता है, लेकिन हमारा संविधान यही बोलता है कि कानून तभी तो बोलते हैं ना कानून अंधा है। कानून अंधा क्यों है, कानून अंधा का मतलब यह है कि कानून अंधा इसलिए है, कानून की नजरों में सब बराबर है, वो नहीं देख पा रहा कि भाई कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा आदमी है। भेदभाव नहीं किया जाएगा भैया। अवसर में समानता, जो भी सरकारी नौकरियां जो होंगी, समझो जो भी सरकारी नौकरियां जो होंगी उसमें सबको समानता दी मिलेगी, तुम भी अप्लाई कर सकते हो, तुम भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहां पे याद रखना एक चीज और है, सरकारी नौकरियों की जब बात आती है तो यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, अरे सर वो आरक्षण दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों को
बहुत सारे जो समुदाय हैं उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे हम बात करें हमारे जो एससी भाई बहन है, एसटी भाई बहन जो है, अनुसूचित जातियों जनजातियों से जो हमारे भाई बहन आते हैं, उनकी उनकी रक्षा भी उनको एक तरीके से सीटें दी जाती हैं। तो यहां पे सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि बेटा देखो समझो, हमारे देश में बहुत सारे समुदाय ऐसे थे जो हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, इसलिए उनकी क्योंकि देखो समानता का अधिकार क्या हुआ, समानता का अधिकार का मतलब ये थोड़ा ना कि भाई जो लोग पीछे रह गए हैं उनको कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिए जाएंगे, वो लोग तो बेचारे और पीछे हैं ना, तो उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो यहां पर आप देखोगे सरकार ने यहां पर संविधान में यह लिखा हुआ है कि हमारे कुछ ऐसे वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब वो मत फिर ये मत बोलना कि फिर ये समानता कैसे हुई, ये समानता देखो समानता का ये भी मतलब होता है कि हमारे समाज में जो पिछड़ा हुआ है उसको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। वैसे आपको हर चीज में समानता दिखाई देगी। फिर होता है भैया छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत के उन्मूलन की हम बात करें, अनुच्छेद 17 में आता है, इसकी हम बात करें तो हमारे देश में कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी भी चीज के नाम पर आप देखोगे पहली बात तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि पहले छुआछूत की बहुत प्रथा चलती थी कि जो है ना, ऐसा बोला जाता दलित लोग हैं इनको छुएंगे नहीं, इनके बर्तन अलग होंगे, खाना अलग होगा, ये जहां जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो ये सारी जो चीज है इन पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा देंगी। अगर किसी के साथ छुआछूत होती है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये तो मतलब ये अधिकार है, तुम्हारा मौलिक अधिकार है कि तुम्हारी जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो तुम्हें किसी भी जाति के नाम पर तुम्हें छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो आपको समानता के अधिकार में दिखाई देते हैं। फिर आता है हमारा उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का मतलब क्या होता है, उपाधियों का उन्मूलन का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक भारत के नागरिक हैं, समझो पहले आप क्या हो सर, आप एक भारत के नागरिक हो, तो आपने जो भी अपने आप में पहले उपाधियां लगा रखी थी अंग्रेजों के टाइम पर कि महाराजा, नवाब, आपने देखा होगा कि लोग अरे ये जो कार वगैरह होती है उस पर राजपूत लिखवा लेते हैं, ब्राह्मण लिखवा लेते हैं। तो ये सारी जो उपाधियां हैं ये उपाधियों का उन्मूलन किया जाएगा। ये लिखना बिल्कुल एक तरीके से कानूनी रूप से गलत है ना, एक तरीके से मौलिक अधिकार है। ये एक तरीके से सारे अधिकारों की बात की जा रही है यहां पर आप देखोगे कि जितनी भी उपाधियां ले रखी थी तुमने, महाराजा, राजा, नवाब, अलग अलग जो उपाधियां दे देते हो अपने, बहुत सारे लोग जो हैं उस पर भी अपने कार वार पे भी पीछे लिखवा लेते हैं। ये सब अगर तुम करते हो पकड़े गए तो तुम पर सीधा केस हो सकता है। तुम सिर्फ और सिर्फ क्या हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक भारत के नागरिक हो, इससे ज्यादा तुम कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। तो ये सारे हमारे समानता के अधिकारों में अधिकार आते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा सा कुछ यहां पर वो दिया गई है, कुछ यहां पर जो है आप देखोगे, कुछ यहां पर मैं थ्योरी लेके आया हूं, पढ़ोगे आप तो अब समझ में आएगा। आप देखोगे किसी व्यक्ति का दर्जा यहां पर चाहे जो हो, सब जो है कानून के समान क्या है, सब जो है कानून के समक्ष बराबर है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। समझो थोड़ा सा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक का राज है, वो है कानून का राज। चाहे तुम कोई भी हो भाई, तुम जो कोई भी हो, कानून के समक्ष जो है तुम बराबर हो। कानून का राज की हम बात करें, रूल ऑफ लॉ बोलते हैं उसको। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की लोकतंत्र की बुनियाद है। कानून का राज होता क्या है, कानून का राज का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हें जितने भी तुम जो है अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग से कोई भी हो, तुम जो है किसके अंदर हो, तुम कानून के अंदर हो। कानून के हिसाब से चलोगे, कानून बना हुआ है उसके हिसाब से चलोगे। ऐसा नहीं है कि तुम कानून बनाओगे और तुम्हारे हिसाब से कानून चलेगा ना, तुम्हें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कानून का राज। और इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। चाहे कोई राजनेता हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई सामान्य नागरिक हो, हर कोई जो है कानून की नजर में बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे बहुत बड़ी बात बोली गई है, प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई भी खेतर मजदूर, देखो कितनी झूठ बात बोली गई है। संविधान के हिसाब से सही है, संविधान के हिसाब से बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यह बात सारी गलत है। तुम्हें लगता है प्रधानमंत्री और जो खेत में मजदूर है उसकी औकात सेम है, तुम बताओ कितनी गलत बात बोली गई। लेकिन कोई बात नहीं, एनसीईआरटी है बेचारी, है ना। ये देखो, अब इसको बोलते हैं हम किताबी भाषा। और रियल जिंदगी में क्या हो रहा है, ये मतलब वही है, मेंटोस लाइफ है ये तो भाई, है ना। मेंटोस लाइफ और जो रियल लाइफ है वो कैसी है, दोनों अलग अलग है। कि एक्चुअल में ये तो किताबी भाषा हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। बताओ, प्रधानमंत्री हो, दूर दराज के गांव का कोई भी खेतर मजदूर, सब एक ही कानून लागू, सब पर एक ही कानून लागू होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है तुम्हें भी पता है। बताओ, सोच के देखो, प्रधानमंत्री और कोई खेतर मजदूर, दोनों को कंपेयर कर दिया, ऐसा होता, तुम बताओ। तुम मतलब ये बात सही है गलत है, तुम बताओ। तुम्हारे एनसीईआरटी से लाया हूं मैं। प्रैक्टिकल लाइफ में सारी जो बातें हैं वो फिट नहीं बैठती।
कोई भी व्यक्ति जो होगा वो अपने एक तरीके से वैधानिक रूप से अपने पद या फिर आप बोल सकते हो कि पद के या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा होता है भैया, ऐसा होता है भैया, परिवारवाद बहुत चलता है नहीं चलता? आप बताओ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनकी निर्दोष घोषित कर दिया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत जाना पड़ा। लेकिन एक्चुअल में ये सब झूठ है। झूठ क्या है? मतलब ये प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई पद रहा होगा, तुम्हारे पास पहले पद रहा होगा, अच्छे पद पे रहे होगे, बाद में तुम पर मुकदमा चला, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। नहीं, तुम्हें स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा, तुम्हें बाकी के जो नागरिक होते हैं उनकी तरह ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अफसर की समानता का मतलब क्या है? अफसर का समानता का मतलब है किसी भी नागरिक को, मैंने ऑलरेडी बता दिया, धर्म, जाति, भाषा, लिंग या किसी भी आधार पर नौकरी पाने से रोका नहीं जा सकता। उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और हां, याद रखना इसमें एक चीज आ जाती है बस, कि हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इनको जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है ताकि ये समाज, क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। समानता का मतलब ये भी है कि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे कैसे लाया जाए। तो इसलिए आप देखोगे इनको एक तरीके से आप देखोगे कि इनको आरक्षण सीटें दी जाती हैं, है ना। कई सारी जो सरकारी योजनाएं हैं, नौकरियां जो हैं, वहां पर महिलाओं को, गरीब लोगों को, शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना, यह चीज हो सकती है। अगर आप यहां पे चौथी लाइन जो लिखी हुई है, आपको यहां पर देखने में लगेगा कि पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि भाई समानता का अधिकार के खिलाफ है ये, तो सर आपको लगेगा भाई कि सर एक बात बताओ, ये जो ऐसे जो समुदाय हैं जो कमजोर हैं, इनको जब आरक्षित सीटें दी जा रही हैं तो ये तो समानता के अधिकार के खिलाफ हुआ ना, क्योंकि आपने ही बोला था कि सबको जो है सबको जो है एक तरीके से सरकारी नौकरी मिलने का अधिकार है, सब हर कोई अप्लाई कर सकता है। लेकिन सर इनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? ये तो समानता के अधिकार के खिलाफ है। आपके मन में प्रश्न आएगा, लेकिन नहीं। और यहां पे यही लिखा हुआ है कि समानता का असली मतलब यह है कि हर व्यक्ति की जरूरतें और कमजोरियों को ध्यान भी रखा जाए। मतलब जो लोग कमजोर हैं, जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका अगर इतिहास आप पढ़ोगे, जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, हमेशा आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया इन लोगों को, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि समानता का मतलब यह नहीं है कि सब बराबर है। समानता का मतलब यह भी है कि जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, इनको भी आगे कैसे लाया जाए। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ, है ना। तो आप देखोगे हमारे संविधान ने कुछ विशेष समूहों को कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं, और इन विशेष अधिकारों का फायदा उठाकर ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए, फिर अगला अधिकार क्या आता है भाई? अगला अधिकार क्या आता है? अगला अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? तो भाई ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है, याद कर लो, वैसे एग्जाम में नहीं आता। स्वतंत्रता का अधिकार क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? पहले समझो कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है सर, पहले समझिए अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी प्रकार की बाधा का अभाव। कि भैया कोई भी अगर काम कर रहे हो, तुम यहां से कहीं बाहर जा रहे हो और किसी ने तुम्हें रोक लिया और बोला कि वहां पर नहीं जाओगे। खैर तुम्हारे माँ बाप नहीं होने चाहिए, माँ बाप तो ऐसी बंदिशें लगा देते हैं, लेकिन उनका भी अधिकार नहीं है वैसे देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर। तुम जा रहे हो यहां से कहीं भी, जैसे स्कूल जा रहे हो, अब कोई किसी ने तुम्हें रोक लिया और बोला कि देखो ऐसा है, कल से स्कूल मत जाइयो, स्कूल जाएगा तो बहुत मारूंगा। ये क्या है? अब भाई तुम्हें स्वतंत्रता है भाई स्कूल जाने की, बिल्कुल है भाई, संविधान तुम्हें अधिकार दे रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हें आके बोले कि कल से स्कूल दिख मत जाइयो, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, तो ये एक तरीके से आप देखोगे जब किसी भी चीज में बाधा आती है, और जब किसी चीज में बाधा नहीं आ रही है, आप खुले, आप जो आपको मन में आ रहा है ना। अब मन में तो कुछ भी आ सकता है, इसकी भी कुछ बंदिशें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप एक तरीके से जो हमारे समाज में जिसकी स्वीकृति दी गई है, उस चीज में आप जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, है ना। आपको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है आपके पास, हर तरीके की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी मान्यता को मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप देखोगे इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार किसी व्यक्ति के मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक उसके कार्यों से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। मतलब आपको हर एक वो काम करने की स्वतंत्रता है
तब तक जब तक किसी सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो जब तुम्हारी स्वतंत्रता के चक्कर में सामने वाले को नुकसान पहुंचने लगे, तब जो है हमारी सरकार या फिर पुलिस जो है या फिर प्रशासन जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। अदरवाइज आप देखोगे स्वतंत्रता का मतलब सिंपल सा है कि आप कोई भी काम करो उसमें बाधा ना आए, यही स्वतंत्रता है। आप कुछ काम करो, कोई भी काम करो आप, लेकिन हाँ शर्त यह है कि उससे किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो, बस ये है ना, उससे किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो, है ना। जैसे यहां पे दे रखा है कि भाई एक है अव्यक्ति की स्वतंत्रता। अव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आप अपने आप को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अव्यक्ति का मतलब यही होता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर देना, अपने आप को व्यक्त करना कि आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है किसी भी मैटर में। जैसे आप देखते हो ना न्यूज चैनल्स वगैरह पे क्या होता है, लोग आते हैं सरकार को गाली देते हैं, नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। कुछ होता है उनका? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, अगर सरकार का कोई काम तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, तो उस पर तुम बोल सकते हो, उस पर तुम क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। ये क्या है सर? ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है सर। अपराधों के लिए जो है दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपने जितना अपराध किया है उसी का जो है एक तरीके से आपको क्या दिया जाएगा, उसी की आपको जो है सजा दी जाएगी। और एक अपराध की बार बार सजा आपको नहीं दी जाएगी, पहली बात तो यह है। और जब तक आप पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आपको जो है एक तरीके से कोई छू भी नहीं सकता आपको। और जितना आपने नुकसान किया है, जितना आपने अधिकार दिया है, उसी हिसाब से आपको जो है सजा दी जाएगी, और एक अपराध की आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, आप कैसी जीवन जीना चाहते हो, आपकी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ की हम बात करें, जैसी आप जीना चाहो वैसी आप पर्सनल लाइफ जी सकते हो। फिर यहां पर आप देखोगे कई सारे और अधिकार जोड़े गए बाद में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आप देखोगे कि पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो था, शिक्षा की स्वतंत्रता जो थी, वो पहले मौलिक अधिकार नहीं था। आप देखोगे 2010 में मौलिक अधिकार बना। 2010 में हमारे संविधान में बदलाव किया गया, 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें आप देखोगे शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब आप देखोगे 6 से 14 साल के 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इनको एक तरीके से क्या दिया जाएगा? 6 से 14 साल के तक के जो बच्चे हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर इनके कोई ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें मनमानी ढंग से गिरफ्तार कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारे के सारे अधिकार जो हैं किसमें दिए गए हैं? ये सारे के सारे अधिकार जो हैं तुम्हें सुरक्षा के अधिकार में दिए गए हैं। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट यही है कि कोई भी तुम्हें ऐसे कोई भी बिना सबूत के तुम्हें, बिना वारंट के तुम्हें जो है अधिकार गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अगर किसी ने तुम्हें गिरफ्तार कर भी लिया, तो यहां पर तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम, है ना, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। यानी कि तुम्हें किसी ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सिर्फ तुमको 24 घंटे ही अपने पास रख सकती है, सिर्फ 24 घंटे। उसके बाद पुलिस को विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें पेश करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ है ना? क्लियर हुआ ना? ये सारे हमारे जो है अधिकार है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब फिर आता है हमारा क्या? फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करें, यह आता है भैया अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें क्या हुआ? इसमें बोला जा रहा है कि देखो, शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन, इसको इंग्लिश में एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। आप देखोगे कि आपने किसी को परेशान किया, बहुत ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया, तो ये क्या है सर? शोषण ही है। आप किसी को मार के रखते हो, आप मानव तस्करी में हो। आप, यानी कि मानव तस्करी का मतलब क्या होता है? आप उनको किडनैप करते हो, उनके बॉडी पार्ट्स बेचते हो, उनसे, है ना, उनको लंगड़ा लूड़ा करके गरीबी, उनको भीख मंगवाते हो, आप बाल श्रम करवाते हो। तो ये सब क्या है? ये सब शोषण है। ये सब क्या है सर? ये सब शोषण है सर। ये सारा का सारा शोषण है सर। ये आप नहीं करवा सकते। ये भी आपका अधिकार है कि अगर कोई किसी से, कोई भी 14 साल तक का बच्चा है, उससे अगर कोई बाल श्रम करवाया जा रहा है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और जिसने करवाया है ना, तो उसको सजा होगी। क्योंकि ये आपका क्या है? ये एक तरीके से हमारा शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है आपके पास कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है।
अब आप धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो यानी कि यहां पर बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो जो चाहे, वो जिस धर्म को चाहे मान सकता है, जिस धर्म को चाहे ना मान सकता है, उसको पूरी तरह से जो है एक तरीके से धार्मिक आजादी है। आप देखोगे प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने, तभी तो हम क्या बोलते हैं, भारत को एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश बोला गया है, संविधान में सेक्युलर देश बोला गया है। यहां पर धर्म के नाम पर आपसे कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया ना? अब देखोगे आप चाहो तो किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, और चाहे आप किसी भी धर्म को ना मानो वो भी कर सकते हो आप, है ना। प्रत्येक धार्मिक समूह या संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का जो है प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। जितने भी अलग अलग जो धार्मिक समुदाय हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, जो भी अपने धार्मिक मामले हैं उनका खुद ही वो प्रबंधन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे किसी भी व्यक्ति की मैं बात करूं, व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। कल को मुझे पसंद आया कि दूसरा धर्म को, मैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, सब हो सकते हैं। आपके पास धर्म परिवर्तन की भारत में स्वतंत्रता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हैं। ये सारी स्वतंत्रता आपको जो देखने को मिल जाती है। किसी भी समझ में आया? हाँ या फटाफट से बताओ जल्दी से। किसी भी धर्म को मानने की, उसका प्रचार करने की, हर चीज की जो आपके पास स्वतंत्रता देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें ठीक है सर। फिर आता है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये क्या है सर? ये क्या है भाई? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की हम बात करें तो ये संबंधित है आपका, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो भाषा, पहनावा, खान पान, आपकी जो भी सांस्कृतिक चीजें हैं, जो भी आपकी चीजें जो शिक्षा से संबंधित है, उसकी बात की जा रही है। किसी भी विशिष्ट भाषा की हम बात करें, किसी भी संस्कृति की बात करें, उस नागरिक वर्ग को उसे संरक्षित करने की अधिकार है। आपकी कोई भाषा है जो सिर्फ आपके ही इलाके में बोली जाती है, तो हमारा कानून, हमारा संविधान आपको अधिकार देता है कि आप उस भाषा की संरक्षण करो। आप कोई भी त्योहार बनाते हो जो लोकल में मनाया जाता है, तो सरकार उसको संरक्षण देती है ताकि ये बना रहे। क्यों? क्योंकि वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। सरकार ऐसे समुदाय को बहुत सारी सरकारी सहायता भी देती है, सरकार की तरफ से संरक्षण भी मिलता है ना। आप देखोगे, है ना, आप देखोगे सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर कोई भी हमारी बाहर की कोई भी हमारे देश की संस्था है, आईआईटी की हम बात करें, आईआईएम्स की बात करें, हम कोई भी सरकारी संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कॉलेज है, उसमें किसी को किसी भी धर्म या भाषा के नाम पर वंचित नहीं रखा जाता कि भाई कोई इंस्टीट्यूट है उसमें किसी विशेष धर्म का बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी धर्म, कोई भी हमारी सरकारी संस्था है, उसमें किसी भी विशेष भाषा, धर्म का जो बच्चा है वो प्रवेश पा सकता है सर। जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग कौन होते हैं सर? जो एक तरीके से जिनकी संख्या कम है, वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। मतलब आप देखोगे ना, ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, सेंट थॉमस, सेंट मैरी, ये कौन से स्कूल बोले जाते हैं? ये क्रिश्चियन स्कूल है। ये कैसे स्कूल है सर? ये क्रिश्चियन स्कूल है। फिर आपने देखा होगा मुस्लिम्स की हम बात करें, इनमें मदरसे होते हैं, है ना। हम अगर हिंदुओं की बात करें, इसमें आपको गुरुकुल देखने को मिलते हैं। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि कोई भी अगर मैं अल्पसंख्यक समूह की बात करूं तो वो अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्था को भी खोल सकते हैं। जैसे जामिया इस्लामिया की हम बात करें तो वो खोल सकते हैं सर। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय वो अपने शैक्षणिक संस्था को स्थापित कर सकता है, कोई भी कॉलेज वॉलेज खोल सकता है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? उनका संचालन भी कर सकता है। और हां, सरकार भी क्या करती है? सरकार भी इनको पैसा देगी, सरकार भी ग्रांट्स देती है, इनको पैसा देती है सरकार। इसके अलावा आप देखोगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है, और अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दे रखा है। ये याद करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ये एग्जाम में नहीं पूछे, एग्जाम में बस ये पूछ लेगा कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हमारे मौलिक अधिकार है। तो पार्ट 3 भाग है हमारा 3, तीसरा भाग है, और 12 से 35 तक, बस ये याद कर लो, बाकी इतना याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है सर। अब आखिरी आता है भाई, आखिरी आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि अगर जो भी मैंने पिछले मौलिक अधिकार बताए हैं, जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितने भी मैंने तुम्हें अधिकार बताए हैं, है ना, जितने भी मैंने मौलिक अधिकार बताए हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन होता है तो तुम्हें कौन बचाएगा सर? तो तुम्हें ये वाला जो अनुच्छेद है वो बचाएगा, संवैधानिक उपचार।
तो आप क्या कर सकते हो भैया, यह अधिकार कौन सा तुम्हें अनुच्छेद देता है कि अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकारों पर ठेस पहुंचाता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हो, सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हो। तो वो हमारा जो अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अब तुम्हारे साथ गलत हो चुका है, जो भी पिछले अधिकार मैंने बताए हैं उनमें एक तरीके से उनका उल्लंघन किया गया है, अब तुम्हें उपचार कहां पर मिलेगा, तो उपचार मिलता है इस अनुच्छेद में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर अगर जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सीधे तुम जा सकते हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह बीच में नहीं आएगा, तुम सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हो ताकि तुम्हें जल्दी जो है क्या मिले, जल्दी सहायता मिले। पहले मौलिक अधिकारों के उल्लंघनकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है ना, यानी कि जिसने भी उल्लंघन किया है उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब जो है जनहित याचिका, हाँ एक याद करो कि पहले क्या था, पहले की हम बात करें, पहले आप देखोगे कि जो पीड़ित है बेचारा वो खुद करता था, पहले खुद वो शिकायत दर्ज करता था। लेकिन अब क्या होता है, अब जो है एक तरीके से मान के चलो कोई व्यक्ति है, कोई समुदाय जो है इसके खिलाफ कुछ गलत हुआ है, तो यहां पर कोई व्यक्ति उनके हित के लिए आप देखोगे PIL, जिसको हम बोलते हैं जनहित याचिका, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके साथ गलत हुआ है वही करेगा, सिर्फ नहीं, कोई भी दूसरा, आप देखते हो ना बहुत सारे NGO वगैरह जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो फायदे के लिए, जैसे कुछ समूह, जैसे एक किसान है बेचारा, अब किसान अनपढ़ है बेचारा, एक किसान समुदाय है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, अब किसान तो अनपढ़ है ना, वो कैसे जाएगा बेचारा सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे समुदाय होते हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कोर्ट में क्या लगाएंगे, कोर्ट में PIL लगाते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं इसको। जनहित का मतलब क्या होता है, लोगों के हित के लिए, कि किसी लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उनको पता नहीं उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जो लोग हैं वो जानते हैं ये चीज, और उन व्यक्तियों के लिए, इनके लिए जिनका शोषण किया जा रहा है, उनके लिए आप देखोगे PIL फाइल करते हैं, है ना, ये जनहित याचिका इसको हम बोलते हैं। जिससे इसी की बात यहां पर क्या बोला जा रहा है, ये जो जनहित याचिका जो है, इससे होता यह है कि जो लोग बेचारे गरीब हैं, जिनको यही नहीं पता कि उनके साथ शोषण हो रहा है, या फिर जिनको पता भी है वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनके लिए आप देखोगे ये जनहित याचिका जो है दायर की जाती है ना, ये पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से जो की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है कि भाई जो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय, कोई NGO, है ना, एक तरीके से PIL जनहित याचिका जो है दायर करता है और फिर यहां पर उसकी सुनवाई की जाती है ना। अगर मामला एक तरीके से सामाजिक होता है या फिर सार्वजनिक होता है, उसमें आप देखोगे आपको PIL फाइल होते हुए दिखाई देगी, यानी कि किसी एक समुदाय, बड़े समुदाय के साथ गलत हुआ है, मामला ऐसा है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो इस केस में आपको ज्यादातर PIL फाइल होते हुए दिखाई देगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब देखोगे यहां पे टिप्पणी की गई है, चूंकि लोग अनुच्छेद 32 के तहत FIR के उल्लंघन के खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को हमारे संविधान का, हां, अब एक प्रश्न आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि बताइए कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है जिसको हमारे संविधान की हृदय और आत्मा बोला जाता है। समझो थोड़ा सा, प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न यह आएगा कि ये बताइए कि ऐसा हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको पूरे संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये हमारे डॉक्टर, और आपको यह भी पता होना चाहिए किसने बोला था, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था, जो हमारे संविधान के निर्माता भी बोले जाते हैं। हृदय और आत्मा क्यों बोला जाता है इस अधिकार को, क्योंकि समझो सारे जो अधिकार मिले हैं वो तो बेकार ही है ना। अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, तुम जाओगे कहां पर, उपचार कहां मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा, तो वो न्यायालय जाने का अधिकार कौन दे रहा है, ये दे रहा है। यानी कि बाकी के जो अधिकार है वो किस पर टिके हुए हैं, वो इस पर टिके हुए हैं। तुम सीधा जाकर जो FIR कर सकते हो, सीधा जाकर जो सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे आप, तो सबसे बढ़िया यहां पे क्या बोला गया, तभी तो बोला कि भाई इसके बिना तो सारे अधिकार बेकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के बिना सारे अधिकार बेकार है। इसलिए हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने इस अधिकार को, है ना, संविधान का हृदय और आत्मा भी बोला है, संविधान का हृदय और आत्मा भी बोला है। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 90% कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, अधिकारों का दायरा बढ़ाना। अब यहां पे समझो कि हमारा चैप्टर, हमने जितने भी हमारे अधिकार थे उनको हमने पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया। अब आखिरी टॉपिक पड़ा हुआ है कि आखिरी टॉपिक ये है कि हमें क्या करना, हमें इन अधिकारों का दायरा भी बढ़ाना है। समय के अनुसार आप देखोगे बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी समय के अनुसार, समझ में आया ना। तो उन्हीं के बारे में जो यहां पर बात की जा रही है सर, उन्हीं के बारे में आप देखोगे यहां पर बात की जा रही है। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस समय के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है सर। चलिए आप देखोगे यद्यपि मौलिक अधिकार सभी अधिकारों का स्रोत है, यानी कि यहां पर बोला जा रहा है मौलिक अधिकारों में ऑलमोस्ट सारे ही अधिकार आपको मिल जाते हैं। हमारा संविधान और कानून अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। हमारे आपको संविधान में वैसे तो हर एक अधिकार जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, हर एक अधिकार जो है आपको देखने को मिल जाते हैं।
और आप देखोगे समय के साथ साथ अधिकारों का दायरा भी विस्तृत होता हो गया है। और याद रखो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे हमने अधिकारों का दायरा भी बढ़ाया। जैसे आप देखोगे, जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005 में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया सर, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया इसको। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगर आपको किसी भी सरकारी एजेंसी की सूचना चाहिए तो आपका मौलिक अधिकार है, आप जा सकते हो और ले सकते हो। शिक्षा का अधिकार, पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 2010 में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है सर, ये हो ये रहा है कि यहां पर हम मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि और सारे लोगों को फायदा हो सकता है भविष्य में और भी आपको एक तरीके से दायरा बढ़ते हुए दिखे, हो सकता है और भी अलग अलग जो अधिकार है इसमें जुड़ते हुए दिखे, है ना। जैसे आप देखोगे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पहले ये नहीं थे, अब ये हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। अब देखोगे कुछ अन्य अधिकार भी हैं, जैसे आप देखोगे भोजन का अधिकार, सुरक्षित पेयजल का अधिकार। अब ये देखो, हो सकता है कि भविष्य में, हो सकता है भविष्य में हमारे क्या बन जाए, हो सकता है भविष्य में हमारे मौलिक अधिकार बन जाए। न्यूनतम आजीविका का अधिकार, काम का अधिकार, है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, पर्यावरण संबंधी अधिकार, हो सकता है भविष्य में जाकर ये भी हमारे कुछ मौलिक अधिकार बन जाए। 1978 से मैं आप देखोगे यहां पे बोला गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति, हाँ ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि भाई 44वां संशोधन हुआ था और 44वें संशोधन के तहत आप देखोगे हमारा एक मौलिक अधिकार था जिसको हटा दिया गया। मैंने आपको बताया था 44वां संशोधन किया गया था, संविधान में बदलाव किया गया था और इस मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को यहां पर एक सिर्फ संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्योंकि समझो, मैंने आपको बताया था कि सरकार को विकास करवाना था और हर कोई जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट ही चला जाता था कि भैया हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया गया है, सरकार हमसे हमारी जमीन ले रही है। तो सरकार को दिक्कत हो रही थी, डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। फिर आप देखोगे हमारे संविधान में संशोधन किया गया, 44वां संशोधन हुआ था, इसके तहत आप देखोगे कि हमारा जो ये संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, इसको क्या बना दिया गया सर, इसको बना दिया गया एक संवैधानिक अधिकार। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। क्लियर हुआ। चलिए, तो अब एक काम करो फटाफट से, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार, वृद्ध अवस्था में सहयोग पाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, काम का अधिकार। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एक मौलिक अधिकार की बात की जा रही है, मौलिक अधिकार की बात की जा रही है। फटाफट से बताइए जल्दी से। क्लियर हुआ। चैप्टर जो हमारा समाप्त हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया चैप्टर। करिए करिए करिए। चले भाई, समय हुआ समाप्त। तो आप देखोगे कि यहां पर अपनी संस्कृति की रक्षा करने का जो अधिकार है, ये क्या है सर, ये एक तरीके से मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये सही आंसर हो जाएगा। 60% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सक्षम, कुणाल, सुनीता, मनोज, साक्षी, अनुष्का, रुद्र, अंकिता, हर्ष, आकांक्षा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो, निम्नांकित में कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता? कौन सा कारक है? मजदूरी करने के लिए हरियाणा या दिल्ली जाना, सरकारी नौकरी में स्त्री एवं पुरुषों को समान वेतन मिलना, बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होना, धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्कूल खोलना। तो यहां पर बताओ निम्नांकित में से कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट से। अनुच्छेद 12 और 13 क्या बोलते बेटा? अनुच्छेद 12 और 13 की हम बात करें, समझो थोड़ा सा। अनुच्छेद 12 और 13 सीधे तौर पर मौलिक अधिकार नहीं है, समझो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा। अनुच्छेद, मेरी बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से बात सुनो, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13
सीधे तौर पर मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे कि आप देखोगे अनुच्छेद 12 जो है वो स्टेट के बारे में बताता है ना। अब स्टेट का मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसमें सरकार आती है, अलग अलग संस्थाएं आती हैं। तो बेसिकली इसमें स्टेट का मतलब बताया गया है। ये जो सरकार जब बोलते हैं ना, स्टेट शब्द जो आता है, स्टेट का मतलब यहां पे बताया गया स्टेट होता क्या है। तो ये जो जितने भी लोग स्टेट में आते हैं, ये मौलिक अधिकारों पर उल्लंघन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? अनुच्छेद 13 यह बोलता है कि कोई भी नया कानून बना है, कोई भी पुराना कानून जो है, यह कहीं ऐसा कानून तो नहीं है कि जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो अनुच्छेद 13 क्या बोल रहा है भाई? अनुच्छेद 13 यह बोल रहा है कि कोई भी हमारा कानून बना है, कोई भी नया कानून है, पुराना कानून है, यह कहीं हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है कि भाई संसद ने कोई कानून पास कर दिया, फिर बाद में पता चला कि कानून का तो यह कानून एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का ही हनन कर रहा है। तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए हमारा अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 12 में स्टेट का मतलब बताया गया कि ये जो लोग हैं, ये एक तरीके से इसके दायरे में आएंगे। ये इनका काम है कि हमारे लोगों की मौलिक अधिकारों पर काम कर रक्षा करेंगे। ये लोग इसका हनन नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं आया? हां। तो कहीं ना कहीं 12-13 सीधे तौर पर मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। समझ में आया ना? क्लियर हुआ है नहीं? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो भैया इसमें क्या हुआ? हाँ, तो मजदूरी करने के लिए हरियाणा या दिल्ली जाना, सरकारी नौकरी में स्त्री पुरुषों को समान वेतन मिलना, यह अधिकार है। बच्चों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होना। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्कूल खोलना। बताओ कौन सा आंसर, कौन सा होगा? फटाफट से बताओ, जल्दी से फटाफट से बताओ कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। अरे ऑप्शन नंबर सी सही होगा भैया। तुम अपनी मां बाप की संपत्ति कैसे छीन सकते हो बे? हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हैं? अबे यार, ये 53 मजदूरी के लिए, अबे ध्यान से पढ़ो कि निम्नांकित में कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। बच्चों ने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार कर लिया, यह मौलिक अधिकारों में से आएगा? ये बताओ बे। हैं? धार्मिक स्वतंत्रता भी है, नौकरी स्त्री पुरुष को बराबर वेतन भी मिल रहा है, मजदूरी करने के लिए हरियाणा या दिल्ली जाना। लेकिन ये तो बहुत अलग है ना भाई, ये तो बहुत अलग है। तुम अपने माता, ये मौलिक अधिकार में से कहां है कि तुमने तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने माता पिता की संपत्ति छीन सकते हो? हैं? पागल कहेंगे। चलो ठीक है। पृथ्वी, मोहम्मद उवैस, सक्षम, आराध्या, कुणाल, अनामिका, शिखा, देव, रागनी। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर जो था वो खत्म हो गया सर। चैप्टर खत्म हो गया सर। ठीक है ना? चले ठीक है, थोड़ा सा मैं, दो ही है सर अरुणाचल प्रदेश का। बट अनुच्छेद आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आप देखते हो ना आपके चैप्टर्स की हम बात करें, आपके बुक में चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, जैसे समझो तुम्हारे बुक में क्या होता है, तुम्हारे बुक में यूनिट्स होती हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब इन यूनिट्स में आप देखोगे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ऐसे आप देखोगे हमारे संविधान में आपको अलग अलग शेड्यूल मिलते हैं, इनमें अलग अलग देखो संविधान के अलग अलग भाग हैं, फिर अलग अलग इसमें आपको है ना शेड्यूल देखने को मिलते हैं। फिर आप देखोगे इसी में आप देखोगे आपको अलग अलग आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। एक तरीके से जैसे आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं, वैसे यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो यही है। छुआछूत का मतलब क्या होता है बेटा? होता क्या है कि पहले गांव में आपने देखा होगा, अगर गांव से आप बिलोंग करते होंगे, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे ना, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे इसको नहीं छूना, कोई साफ सफाई करने आता है इसको नहीं छूना, ये गलत है, ये संवैधानिक तौर पर गलत है। ये आप क्या कर रहे हो? आप एक तरीके से रेसिज्म फैला रहे हो, आप एक तरीके से नस्लीय भेदभाव कर रहे हो आप, कि किसी को ना छुओ, इधर मत छुओ, इसने कोई बर्तन छू लिया, उसके जिसने छुआ हुआ बर्तन नहीं छूना, ये जिन जिन चीजों, ये जिस सोफे पे बैठा हुआ है, जिस चेयर पे बैठा हुआ है उस पर नहीं बैठना, जमीन पर बैठो, ये सारी चीजें गांव में बहुत होती हैं। बेचारे जो दलित भाई बहन जो होते हैं उनके साथ बहुत चीजें होती हैं। ये तो ये बिल्कुल भी एक तरीके से सही चीज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलिए, तो बस एक काम कर दो, लास्ट पुल करवाता हूं मैं, अगले क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम। अगले क्लास में एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। जल्दी से मेरे को बता दो ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बता दो, बस फिर चले जाना। एक बारी बता दीजिए, उसके बाद चले जाना, ठीक है? एक बारी बता दो समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद हम क्लास को एंड कर रहे हैं, वैसे भी टाइम हो गया है।
डाउट चेक कर तो लिए, दो तो डाउट थे, डाउट चेक कर तो लिए भूमिका बेटा, कर तो लिए डाउट चेक, डाउट चेक कर तो लिए बेटा भूमिका। चले चले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। हर्षित पटेल क्या हुआ भाई, समझ में क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत क्या हुई, क्या इतना रो काय रहे हो, इतना काय रो रहे हो, इतना काय रो रहे हो। 95% बच्चों को समझ में आ गया भैया, है ना। चलो ठीक है, तुम विनर देख लो। एक मिनट, ये क्या हुआ भाई, नहीं। लो विनर ये है, सक्षम, कुणाल और मोहम्मद उवैस विनर है। शिखा, रागनी, सगुन, देव वर्मा, नम्रा, खुशी, पवन सिंह। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एंड कर देते हैं इस क्लास को, एंड करते हैं इस क्लास को। थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। इतना यार रुलाया मत करो भाई तुम, मैं वैसे रो तो नहीं सकता, बट हाँ अंदर से रोना मुझे भी आता है, थोड़ा सा इमोशनल तो मैं भी हूं ना। हाँ